अध्याय 2 निर्वाचन क्षेत्र 46। मौजूदा विधान परिषद में 114 सदस्य हैं। इनमें से 26 मनोनीत हैं और 86 निर्वाचित। मनोनीत सदस्यों की 2 श्रेणियां हैं। श्रेणी में सरकारी सदस्य हैं जो सरकार के आरक्षित पक्ष के आदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रेणी में वे गैर सरकारी सदस्य हैं जो 1 दलित वर्ग, 2 श्रमिक वर्ग, 3 आंग्ल भारतीयों, 4 भारतीय ईसाइयों तथा 5 कपास के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से कुछ को वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है जो जमींदारों, वाणिज्य तथा उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं। 2 कुछ को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है जो मराठा और संबद्ध जातियों तथा शेष जातियों के लिए होते हैं। 3 कुछ को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों से चुना जाता है जो मुसलमानों तथा यूरोपियों के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न यह है कि क्या निर्वाचन के इस ढांचे को बिना परिवर्तन के यूं ही चलने दिया जाए? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जरूरी है कि इस पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए। मनोनीत सदस्य 47। जहाँ तक मनोनीत सदस्यों का सवाल है, यह कहा जाता है कि परिषद में उनका रंग रूप प्रतिनिधि के रूप से कोसों दूर होता है। जिस प्रकार उत्तरदायी स्वशासन का मूल मंत्र होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक उसी प्रकार प्रतिनिधि शासन का मूल मंत्र होता है कि विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा उत्तरदायित्व तभी मिल सकता है जब विधायिका का निर्वाचन जनता करे। मनोनयन प्रणाली न केवल सदन के प्रतिनिधि स्वरूप को डस लेती है, अपितु कार्यपालिका को अनुत्तरदायित्व की ओर धकेलती है। कार्यपालिका की सलाह पर ही मनोनयन के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बल पर वह विधायिका के कोई 25% सदस्यों को नियुक्त कर लेती है। इसका परिणाम यह होता है कि सदन के अधिकतर भाग की स्थिति सेवकों की हो जाती है, आलोचकों की नहीं। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य सरकार के सेवक नहीं होते। यह कहने के इस दृष्टिकोण का महत्व कम नहीं हो जाता क्योंकि मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों को कभी भी खरीदा जा सकता है और कार्यपालिका के पास ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा वह निर्वाचित सदस्य पर प्रभाव
डालकर उनकी आज़ादी को खरीद सकती है। उनमें से कुछ तरीके हैं कि किसी सदस्य को उपाधियों और सम्मान से अलंकृत कर दिया जाए या उसके दोस्तों तथा रिश्तेदारों को संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। लेकिन मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की ऐसी दयनीय आश्रित स्थिति होती है कि कार्यपालिका को उन्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास कोई स्वाधीनता होती ही नहीं कि उसे बेचा जाए। वे कार्यपालिका के पुतले हैं और उन्हें शर्त नहीं तो किसी वायदे पर ही स्थान दिया जाता है कि वे कार्यपालिका के सहयोगी के रूप में कार्य करें। न ही कार्यपालिका मनोनीत सदस्यों के आगे असहाय है। कार्यपालिका वायदे से मुकरने का साहस कर सकती है। कार्यपालिका को पुनः मनोनयन का अधिकार है और वह उसका पुनः मनोनयन न करके कठोरतम दंड दे सकती है। और ऐसी मिसाल है जहां उसने ऐसा दंड दिया है। सम्राट के वीटो अधिकार की भांति ही पुनः मनोनयन का अधिकार है। इसलिए हर मनोनीत सदस्य दुम दबाकर रहता है और कार्यपालिका के इशारों पर नाचता है। 48 मनोनयन प्रणाली का एक और दो सामने आता है। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य कतिपय समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए जो निर्वाचन प्रणाली तैयार की गई वह पर्याप्त नहीं समझी जाती। मनोनीत सरकारी सदस्य तो सरकार के हितों के समर्थन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। खेदजनक बात यह है कि जहां मनोनीत सरकारी सदस्य सरकार के हितों का पोषण करते हैं वहां मनोनीत गैर सरकारी सदस्य अपने उन वर्गों के हित का पोषण नहीं कर पाते जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में एक मनोनीत गैर सरकारी समुदाय की कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर सरकार का दबाव डालकर ही समुदाय का हित साधन किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब कार्यपालिका की बराबर आलोचना की जाए और उसे विपक्ष के मत पड़ने के परिणामों का एहसास हो। परंतु मनोनीत सदस्य के हाथ में यह साधन नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही ऐसा है। उसके कारण कार्यपालिका को उसके समर्थन का भरोसा रहता है और वह उसके हित के प्रति उदासीन रहता है। मनोनीत सदस्य को कोई आज़ादी नहीं मिलती, अतः वह उन लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करा सकता जिनका वह प्रतिनिधि कहलाता है। इस तरह मनोनयन द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व
कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, वह तो निरा नाटक होता है। 49 मनोनयन प्रणाली का एक गंभीर दोष यह है कि मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मंत्री पद के हकदार नहीं हो सकते। सिद्धांत रूप में कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि विधायिका के किसी सदस्य को किसी प्रशासन का मंत्री चुने जाने का अधिकार नहीं है। ऐसी धारणा यदि है भी कि ऐसे अधिकार की सीमाएं हैं, तो वे सीमाएं अच्छे और दक्ष प्रशासन के हित में होनी चाहिए। केवल यही बात नहीं है कि सीमाओं का यह प्रायोजन नहीं है, यह प्रतिबंध विभिन्न समुदायों पर उनके प्रतिनिधित्व की शैली में अंतर के कारण अलग अलग प्रभाव डालता है। उन कतिपय समुदायों पर भी जिन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रहना चाहिए, दलित वर्ग जैसे कुछ समुदायों को अपने कल्याण के लिए सरकार की सीधी कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। यह हकीकत है कि सरकार के भरसक प्रयास के बाद भी उनके हालात पूरी तरह और शीघ्र ही सुधर नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद यह निर्विवाद है कि बुद्धिमत्तापूर्ण विधान लोगों के लिए अति लाभकारी होगा। दरअसल ये सभी वर्ग आजन्म रूढ़िगत बुराइयों तथा सामाजिक विषमताओं की चक्की में पिसते रहते हैं। उसका दायित्व समाज पर है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए विधान बहुत कुछ कर सकता है। लोगों के हालात बदलने के लिए कानून की क्या भूमिका है, इसे तो समूची दुनिया जानती है, लेकिन सामाजिक प्रगति के लिए यह कर्तव्य तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि दलित जातियों में से किसी व्यक्ति को देश की मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए मनोनयन प्रणाली की निंदा की ही जानी चाहिए। इसका एकमात्र प्रभाव यह पड़ा है कि उसने ऐसे लोगों की जमात खड़ी कर दी है कि जो निर्वाचकों के बजाय पद प्राप्ति की ही चिंता में लगे रहते हैं। निर्वाचित सदस्य 50 वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र, यह मार्ले मिंटो सुधारों की विरासत है। मार्ले मिंटो योजना एक छलावा थी, क्योंकि उसके अनुसार नौकरशाही ने ऐसी जोड़ तोड़ करने का प्रयास किया कि उनकी हुकूमत भी बनी रहे और मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि विधान मंडलों को लोक राज का मुखौटा पहना दिया जाए। ऐसी योजना लागू करने के लिए ये वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र अति अनुकूल थे, परंतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना छलावा नहीं थी। उसमें लोक राज की कल्पना थी, अतः आशा की जाती थी कि ऐसे वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने का सुझाव दिया जाएगा। लेकिन इन वर्गों के जोरदार प्रभाव के कारण रिपोर्ट तैयार करने वालों को इस
बात के लिए राजी कर लिया गया कि वे इन निर्वाचक क्षेत्रों को बनाए रखे जाने की सिफारिश करें। साउथ बरो कमेटी ने इस सिफारिश को मूर्त रूप दिया। इन वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने का कोई भी कारण क्यों ना रहा हो, इसमें कोई शक नहीं कि लोक राज की मूल भावना के विपरीत है। इसका वर्गीय रूप ही इसको ठुकरा दिए जाने का एक पर्याप्त कारण है। विधायिका जैसी विचारशील सभा में जहां लोकहित के मामलों पर लोक मत के आधार पर निर्णय होता है, उसके लिए यह निहायत जरूरी है कि परिषद के जो सदस्य निर्णय में भाग लें वे लोकमत के प्रतिनिधि हों। वास्तव में उनके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को सदन में चर्चित मसलों पर निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ग हितों के प्रतिनिधि तो केवल अपने वर्ग के मतों तथा पूर्वाग्रहों को प्रस्तुत करते हैं। अतः उन्हें तो ऐसे मसलों के निर्णय में भाग लेने का अधिकार कदापि मिलना ही नहीं चाहिए जिनका संबंध उनके वर्ग के हितों से ना हो। वर्गीय स्वरूप होने पर भी विधायिका के सदस्य होने के नाते वे उन सभी मुद्दों पर मतदान करते हैं जिनका उनके वर्ग से कुछ लेना देना नहीं। मेरे विचार में यह लोक राज के सिद्धांत के नितांत प्रतिकूल है। यह दलील दी जा सकती है कि ऐसे वर्ग हितों के प्रतिनिधि ऐसे वर्गीय विषयों पर अपनी राय विशेष रूप में दे सकते हैं जिनके बारे में वर्गेतर सदन को जानकारी नहीं होती। लेकिन यह याद रखने की बात है कि लोकतंत्र का सर्वोच्च सिद्धांत है स्वराज, और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी मसलों पर अंतिम निर्णय जन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाए, ना कि विशेषज्ञों के द्वारा। फिर भी यह उचित नहीं है कि सदा ही ऐसे लोगों की सलाह का सदन में कोई मूल ही नहीं होता, क्योंकि उनकी सलाह सदा ही वर्ग विचारधारा का विशद विवेचन होती है, ना कि विवादास्पद सूत्र का संभल कर किया गया विवेचन। 51 यह मान लेने पर भी कि इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी ओर से सदन को सलाह देने के लिए यह जरूरी है, यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए इन हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ईमानदारों के ही मामले को लें, उनके अपने विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए उन्हें 3 स्थान दिए गए हैं, फिर भी आम निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए
उन्हें 12 स्थान मिल सके हैं। दरअसल परिषद में अन्य जमींदार सदस्यों के साथ सदन में अपनी एकजुटता के बल पर संख्या की दृष्टि से वे अपने आप को इतना सुदृढ़ समझते हैं कि केवल कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने वर्ग के नेता के लिए एक मंत्री पद की मांग की। साथ ही यह भी सच नहीं है कि वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभाव में परिषद में इन वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उस वर्ग का सदस्य भी उनके हितों का संरक्षण कर सकेगा, भले ही उसका चुनाव आम निर्वाचन क्षेत्र से हुआ हो। यह बात स्पष्ट हो जाएगी यदि हम ध्यान दें कि जो सदस्य विधायिका में स्थान पाता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना और उस हद तक अपने वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में मानव प्रकृति के अनुसार स्वयं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने की किसी सदस्य की यह प्रवृत्ति स्वयं को इतनी दृढ़ता से उजागर करती है कि वह प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को महत्वहीन बना देती है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। यथा कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई यूरोपीय सज्जन केवल वाणिज्य के हितों का ही प्रतिनिधित्व करेगा और वह यूरोपीय समाज के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, क्योंकि उसे वाणिज्य मंडल ने चुना है, सामान्य यूरोपीय समाज ने नहीं। यह स्वाभाविक बात है कि किसी व्यक्ति का स्वयं का क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र से अधिक निकट होता है। एक आम कहावत है कि कमीज की अपेक्षा किसी व्यक्ति की खाल उसके अधिक निकट होती है और यही बात विधायिका के सदस्यों पर भी लागू होती है। इसमें उनकी नेक नियति पर कोई छींटाकशी नहीं है। इस तथ्य की अनुमति होने पर अंग्रेजों ने वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों का विचार त्याग दिया। अंग्रेजों की भी कभी यह इच्छा थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जहाज रानी व्यवसाय, ऊनी वस्त्र व्यवसाय और लिनेन व्यवसाय के अलग अलग प्रवक्ता हों। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब अन्यत्र इस व्यवस्था को तज दिया गया है तो उसे भारत में क्यों जारी रखा जाए। इन वर्गों का तो इससे कोई हित साधन नहीं होता। यह राज्य व्यवस्था के लिए भी हानिकर है। प्रश्न केवल यह है कि व्यावसायिक और विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधि आम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। किसी बात की मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इन वर्गों के लिए निर्वाचन की दौड़ में कोई दिक्कत पैदा कर सकेगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आम चुनाव में
सरदारों तथा ईमानदारों की सफलता इसे सिद्ध कर चुकी है। जब इनामदार और सरदार चुने जा सकते हैं तो फिर व्यवसाय और उद्योगों के प्रतिनिधियों के लिए क्या कठिनाई है। 52 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के विरुद्ध 3 तर्क दिए जा सकते हैं। एक यह है कि यह बहुसंख्यकों को निर्वाचन का लाभ देना चाहती है। यह तय है कि प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी क्षेत्र में मराठा और उनसे संबद्ध जातियों को जनसंख्या और मतसंख्या की दृष्टि से बहुमत प्राप्त है, इसलिए उन्हें किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं है। परंतु इस बात का अनुभव किया जाना चाहिए कि एक शक्ति वह होती है जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान और भान होता है। दूसरी शक्ति वह होती है जो इतनी सुप्त तथा दबी होती है कि उसके शक्तिधारियों को पता ही नहीं होता कि उसका उपयोग किया जा सकता है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। मराठों तथा संबद्ध जातियों को उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। यह बात उस समय काफ़ी स्पष्ट हो जाती है जब हम मराठों तथा संबद्ध जातियों की मत संख्या की तुलना उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके लिए सीटों का आरक्षण है, चुनाव लड़ने वाले विभिन्न उम्मीदवारों के बीच उनके प्रतिनिधियों की स्थिति से करते हैं। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मराठा मतदाताओं की संख्या अन्य जातियों के मतदाताओं से बढ़कर है। इसके बावजूद 1923 और 1926 के चुनावों में उनके लिए नियत 7 सीटों में से वे 3 पर विजयी नहीं हो सकते थे। यदि ये सीटें उनके लिए आरक्षित न की जाती। दरअसल यह आश्चर्य की ही बात है कि मतदाता सूची में जिस जाति के उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उसका स्थान लगभग सबसे नीचे यानी रसातल में है। इस आश्चर्यजनक तथ्य से यह प्रकट होता है कि इस बहुसंख्यक जाति को अपनी शक्ति का ज्ञान व भान नहीं है। उस पर कोई बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। 53 आरक्षित स्थान प्रणाली से विशेष रूप से प्रभावित होने वाले उच्च वर्गों के लोगों का दूसरा ऐतराज यह है कि यह प्रणाली उनके लिए अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वे सीधी चुनावी लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाते। यह सत्य है कि इस प्रतिनिधित्व के अधिकार में सामान्य और विशेष प्रणाली के कारण ऊंची जातियों पर यह अंकुश लगा हुआ है कि उन्हें नीची जातियों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। पर इसका क्या कोई कारण है कि प्रतिनिधित्व के सामान्य अधिकार से भिन्न प्रतिनिधित्व के विशेष अधिकार को निरंकुश अधिकार बना दिया जाए? आधुनिक राजनेताओं ने अपनी पूरी प्रतिभा मताधिकार पर प्रतिबंध लगाने का कारण खोजने में खपा दी है।
मेरी दृष्टि से इस बात की और अधिक आवश्यकता है कि हम दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के किसी उम्मीदवार के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास क्यों करें। इस बात में कोई तुक नजर नहीं आती कि प्रतिनिधित्व अधिकार के निहित अर्थों में उसे स्वीकार करने की शर्त की व्याख्या क्यों न की जाए। यह अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा कि विधायिका के लिए चुने जाने के लिए कुछ शर्तें हो। उदाहरणार्थ, किसी स्थानीय प्राधिकरण में कुछ वर्षों की सेवा की गई हो और जो शर्त पूरी ना कर पाए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। यह मान्यता पूरी तरह न्याय संगत होगी कि परिणामों की दृष्टि से विधायिका का सेवा कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व की प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार किया जा सके। रुचि तथा अनुभव का प्रमाण देना ही होगा। ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों का प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार को सीमित करने संबंधी तर्क में यही कसौटी अपनाई गई है। प्रतिनिधित्व के अधिकार की मान्यता से पूर्व उसमें केवल यह शर्त रखी गई है कि समाज की ओर कुछ रुझान होना चाहिए। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अपेक्षा अनावश्यक है, क्योंकि उम्मीदवार जिस जनसमूह का प्रतिनिधित्व करना चाहता है उसके प्रति उसका सामाजिक रवैया रुचि और अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में तो केवल रुचि और अनुभव विनाश का कारण होंगे यदि उनके साथ सही प्रकार के सामाजिक रवैये का गठबंधन और अंकुश नहीं होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऊंची जातियों का सामाजिक बर्ताव नीची जातियों के साथ सही नहीं है। यह भी संदेह की बात नहीं है कि इन जातियों की प्रशंसा में देश में सदा सर्वदा यह कहा जाता है कि बौद्धिक रूप से वे भारत की अत्यधिक शक्तिशाली जातियां हैं, पर इतना ही सच यह भी है कि उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्तियों का सदुपयोग कभी भी नीची जातियों के हित में नहीं किया, बल्कि उन्होंने जनसाधारण से सदा घृणा की है, उन्हें अपमानित और बहिष्कृत किया है और भले ही उन्हें अपने से भिन्न जाति का ना माना हो, पर भिन्न वर्ग का तो माना ही है। किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। भारत की ऊंची जातियों जैसे वर्ग को तो शासन करना ही नहीं चाहिए। अपनी आचार संहिता के नाम पर वे अति विशिष्ट वर्ग बन बैठे अपने पूर्वाग्रहों के दलदल में वे आखंड डूबे हैं। जनसाधारण की इच्छाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं। जनसाधारण से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उनके हित भी अलग हैं। इसलिए इस मांग में कोई अनुचित नहीं है कि जो उम्मीदवार दूसरों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है
वह ऐसा होना चाहिए जिसके लक्ष्य, उद्देश्य और प्रयोजन वैसे ही हों जैसे उनके जिनका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। 54 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के बारे में तीसरी आपत्ति यह है कि इसके कारण अदक्षता आती है, क्योंकि रेखा से नीचे का उम्मीदवार रेखा से ऊपर के उम्मीदवार को लांघकर सीट हथिया लेता है। यह आलोचना भी सही है, परंतु इस संबंध में भी अन्य विचारणीय बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा ही जाए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डाइसे को उद्धृत करूंगा। उन्होंने ठीक ही कहा है, संवैधानिक व्यवस्था का बुनियादी उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है कि बौद्धिक क्षमता वाली यथासंभव सर्वोत्तम संसद बने। दरअसल यह बात प्रतिनिधि सरकार के विचार के प्रतिकूल होगी कि ऐसी संसद के गठन का प्रयास किया जाए जो बुद्धिमत्ता की दृष्टि से राष्ट्र के जनसाधारण से कहीं ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन यह मान भी लिया जाए कि बौद्धिक वर्गों के स्थान पर अबौद्धिक वर्गों के उम्मीदवारों के आ जाने से नुकसान होगा, तो भी पिछड़ी जातियों के सहज आदर्शवाद से उस नुकसान की भरपाई जरूरत से ज़्यादा हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि उच्च वर्गों के प्रतिनिधि तुच्छ से तुच्छ चिंताओं से घिरे रहते हैं और बहुधा अपने वर्ग के धंधों में उलझे रहते हैं। राष्ट्र की उन्हें चिंता नहीं होती, उनका जीवन अति व्यस्त या धन लोलुपता पूर्ण इतना व्यक्तिक, इतना आत्म केंद्रित और आत्मतुष्ट होता है कि उनके लिए सामाजिक प्रगति की संकल्पना पानी के बुलबुले से अधिक नहीं होती। किंतु निम्न वर्ग के लोगों को हर समय अपनी कठिनाइयों का एहसास रहता है, जिनका निराकरण केवल सामाजिक परिवर्तन से ही संभव है, जहाँ परस्पर निर्भरता की चेतना का जन्म सहकारिता की जरूरत से होता है और वह उदारता उत्पन्न करती है। वहाँ संस्कार विहीन शक्तियों तथा अविकसित गुणों वाली भावना उनकी इच्छाओं को भड़काती है। प्रगति संबंधी प्रेरक शक्ति के लिए हमें निम्न वर्ग का मुंह जोड़ना पड़ेगा। पिछड़ी हिंदू जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करके हम राष्ट्र सेवा के लिए अति सशक्त सामाजिक शक्तियाँ जुटा सकते हैं। उनके अभाव में कोई भी संसदीय सरकार विपन्न ही समझी जाएगी। 55 सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। जिन संप्रदायों के हित के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक भरोसे का प्रतिनिधित्व आवश्यक और अनिवार्य है। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल कुछ समय तक जिस मुद्दे पर आपत्ति उठाई जा सकती है वह है कि क्या यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के जरिए ही हो। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के विरोधियों का आरोप है
कि देश के विभिन्न भागों में काफ़ी अरसे से जो सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों पर है। सीधे सीधे तो यह पता नहीं चलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों और सांप्रदायिक दंगों में क्या सीधा संबंध हो सकता है। इसके विपरीत दलील दी गई है कि मुसलमानों की मांग पूरी करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाकर असंतोष और बेमनस का एक कारण दूर कर दिया गया है। किंतु यह उतना ही सच है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के कारण सांप्रदायिक दंगे कम नहीं हो सके, बल्कि संभवतः कुछ बड़े ही हैं, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते ही हैं और वे ऐसी स्थिति पैदा करते ही हैं कि दोनों संप्रदायों के नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना नहीं रहती। नतीजा यह होता है कि अपने संप्रदाय के लोगों को शांति की राय दिखाने के लिए बजाय वे भीड़ के क्षणिक आवेश में बह जाते हैं। 56 मुसलमान इस व्यवस्था को कायम रखने पर जोर देते रहे हैं और वे अपने इस दृष्टिकोण के लिए 3 आधार बताते हैं। 57 पहली बात, वे यह कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के हित अन्य संप्रदायों के हित से भिन्न है और इन हितों की रक्षा के लिए उनके पास पृथक निर्वाचक मंडलों की जरूरत है। इस सवाल के अलावा कि क्या अलग हितों की रक्षा के लिए अलग निर्वाचक मंडल आवश्यक है, यह निश्चय करना भी आवश्यक है कि क्या कोई ऐसे हित हैं भी जिनके बारे में कहा जा सके कि वे इस अर्थ में भिन्न हैं कि वे किसी अन्य संप्रदाय के हित नहीं है। धर्म निरपेक्षता, धर्म सापेक्षता से भिन्न क्षेत्र। धर्म निरपेक्षता में हर मामले का सरोकार सभी से समानता होता है, यथा टैक्स दिया जाए या नहीं, देना है तो कितना और उसकी दर क्या हो। क्या राष्ट्रीय खर्च किसी एक मद की तुलना में दूसरी मद के लिए खास तौर पर निर्धारित किया जाए। क्या शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। क्या सरकारी भूमि सीमित पट्टे पर दी जाए या दखलकारी पट्टे पर। क्या उद्योगों को सरकारी सहायता दी जाए। क्या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा पुलिस तैनात की जाए। क्या सरकार श्रमिक वर्गों की गरीबी को देखते हुए उनके लिए सामाजिक बीमा की योजना तैयार करे, जिसके अधीन बीमारी, बेरोजगारी और मौत की दशा में सुविधा दी जाए। क्या अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से न्याय व्यवस्था का सर्वाधिक हित साधन हुआ है। क्या और बेहतर नतीजों के लिए चिकित्सा आचार या विधि आचार संहिता में सुधार की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं
जो परिषद के सामने विचारार्थ समान रूप से आते हैं। इस प्रभावशाली में क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि यह केवल मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है? यह सही है कि मुस्लिम सांप्रदाय शिक्षा और जन सेवा के प्रश्न के प्रति रुचि रखता है, परंतु इस बारे में भी यह कहना ही पड़ेगा कि अकेला मुस्लिम सांप्रदाय ही ऐसा नहीं है जिसकी इन विषयों के प्रति विशेष रुचि है। गैर ब्राह्मण और दलित वर्ग भी इस मसले में उतनी ही गहन रुचि रखते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बम्बई विधान परिषद में प्रस्तुत विश्वविद्यालय सुधार विधेयक पर इन तीनों ने एकजुट होकर प्रयास किया। मुसलमानों के अलग हितों की बात करना कपोल कल्पना है। असल बात यह है कि अलग हित जैसी कोई चीज नहीं है। कतिपय मामलों के बारे में विशेष चिंता हो सकती है। 58 चलो हम यह मान भी लें कि अलग हित, पर सवाल यह है कि क्या सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था के मुकाबले पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था से इन हितों की रक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है? मेरा उत्तर यह है कि किसी अल्पसंख्यक सांप्रदाय के पृथक या विशेष हितों की रक्षा पृथक निर्वाचक मंडलों के मुकाबले सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों या आरक्षित सीटों की व्यवस्था द्वारा बेहतर तरीके से हो सकती है। यह स्वीकार करना होगा कि मुख्यतः कुछ अनुत्तरदायी अतिवादियों के कारण ही किसी हित पर आंच आती है। अतः हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को देश की परिषदों में आने ही न दें। यदि दोनों संप्रदायों के ऐसे अनुत्तरदायी व्यक्तियों को देश की परिषदों से परे रखना है तो उसके लिए सर्वोत्तम प्रणाली यही है कि मुसलमान उम्मीदवार हिंदुओं के मतों से निर्वाचित किए जाएं और हिंदू उम्मीदवार मुसलमानों के मतों से। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली के मुकाबले वे उस नतीजे को प्राप्त करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जो भी हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली की अपेक्षा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से अधिक लाभ मिलता है। पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली से अल्पसंख्यकों को केवल अपना निजी कोटा मिलता है, उससे अधिक कुछ नहीं। सदन के बाकी सदस्यों की उनके प्रति कोई निष्ठा नहीं होती, अतः वे अल्पसंख्यकों की इच्छा पूर्ति की कामना से द्रवित नहीं होते। इस तरह अल्पसंख्यकों को केवल अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिनिधित्व की कोई भी प्रणाली अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक नहीं बना सकती, अतः निश्चित है कि बहुमत उन पर हावी हो जाएगा। दूसरी ओर
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों तथा आरक्षित सीटों की व्यवस्था के अधीन अल्पसंख्यक न केवल अपने कोटे के स्थान पा सकेंगे बल्कि उन्हें कुछ और भी लाभ मिल सकेगा, क्योंकि बहुसंख्यकों का हर सदस्य जो आंशिक रूप से अल्पसंख्यकों के वोटों के बल पर जीतेगा, भले ही अल्पसंख्यकों का सदस्य ना हो, पर वह अल्पसंख्यकों का ही सदस्य होगा। इस तरह मेरे विचार में यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा। यह मिश्रित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली को पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली से बढ़िया बनाता है। यह वह अल्पसंख्यकों की रक्षा कवच हो सकता है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक यह सोचते हैं कि परिषद कार्डिनलों की निर्वाचित सभा जैसी है जिसे पोप के चुनाव के लिए बुलाया जाता है, वह तो धर्म गुरुओं की सभा है जिसे धार्मिक विवादों के निपटारे के लिए बुलाया जाता है। यदि ऐसा होता तो उनका यह आग्रह आचरण का विवेकपूर्ण मार्ग होता कि भले ही चंद व्यक्तियों पर वे लोए पुरुष हो, किंतु अब समय आ गया है जब इस समुदाय को यह सोचना चाहिए कि यह सभा किसी धर्म सभा से बहुत भिन्न है। यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। वह धर्मनिरपेक्ष मामलों को तय करती है। ऐसे मामलों के निर्णय में फैसला सदा बहुसंख्यकों के पक्ष में होता है। यदि यह बात सही है तो क्या ऐसी प्रणाली स्वयं अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होगी, जो उसके सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी उनके हितों का समर्थन करने के लिए मजबूर करती है।